600 के ऊपर चला गया। बैंक निफ्टी भी पहली बार 39,000 के ऊपर पहुंचा। आज बाजार में क्या कुछ खास रहा, किन शेयरों में दिखी गिरावट, किन शेयरों में तेजी, पूरी डिटेल्स के बाजार आज नए शिखर पर पहुंचा और सेंसेक्स ने पहली बार 61,000 का आंकड़ा पार किया और लगातार ये दूसरा हफ्ता था जब हम मजबूती के साथ क्लोजिंग आज देखनी है। इसके अलावा मेटल इंडेक्स में आज अच्छी तेजी थी। ऑटो शेयर छोड़ आज सभी इंडेक्स हर निशान में ही कारोबार कर रहे थे। निफ्टी के चढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो आज मजबूती थी अदानी पोर्ट्स में। इसके अलावा विप्रो, ग्रासिम, HDFC बैंक, यहाँ पर काफी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही थी। और लूजिंग साइड पे बात करें तो आज कोल इंडिया में कमजोरी थी। इसके अलावा दो ऑटो स्टॉक्स टाटा मोटर और आयशर में भी आज कमजोरी देखने को मिली। टाटा मोटर्स ने जो पिछले 5-6 दिनों से जो हम तेजी देख रहे थे, फाइनली वहां पर ब्रेक लगा और आज मुनाफा वसूली टाटा मोटर्स के शेयर में देखने को मिली है। इसके बाद आज मेटल शेयरों में भी अच्छा एक्शन था। हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, जिंदाल स्टील, सेल, यहाँ पर काफी अच्छा मोमेंटम आज देखने को मिल रहा था। बैंकिंग शेयरों में आज सरकारी बैंकों में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। इसमें IDBI बैंक देखिए, कैनरा बैंक, PNB सभी में आज मजबूती थी और HDFC बैंक में भी नतीजों के पहले आज अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा था। स्टेबल नंबर्स की हम उम्मीद कर रहे हैं। शनिवार को HDFC बैंक के नतीजे आने वाले, उसके पहले अच्छी तेजी आज स्टॉक में भी देखी गई है। इसके अलावा पावर सेक्टर में आज भी मजबूती थी। इसमें NHPC देखिए, अदानी पावर, पावर ग्रिड, CESC, ये सभी आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। बाजार में तेजी का माहौल अभी जारी रहेगा। एनविजन कैपिटल के नीलेश शाह ने हमसे खास बातचीत में कहा कि 3 से 4 साल में सेंसेक्स 1 लाख के पार निकल जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि ये अगले 3 से 4 साल में ये बहुत ही एक पॉसिबिलिटी है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर P मल्टीपल्स यहाँ से एक्सपैंड भी नहीं हुए और ओवरऑल 3 साल का अर्निंग्स ग्रोथ तकरीबन 15 to 20% का आया और अगर P मल्टीपल्स यहाँ से बिल्कुल एक्सपैंड नहीं हुए तो मेरा ऐसा मानना है कि 3 से 3.5 साल के बीच में ये जो 1 लाख का जो आंकड़ा है वो सेंसेक्स वो आंकड़े पे पहुंच सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से सेंसेक्स को छोड़ के भी बाकी काफी अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आएंगी। एक तो वो बात है। दूसरा, सेंसेक्स का कॉम्पोजिशन इटसेल्फ चेंज हो सकता है अगले 3 साल में, जैसे जैसे और डिजिटल ओरिएंटेड न्यू एज कंपनीज, प्लेटफॉर्म कंपनीज लिस्ट होंगी। तो और ये जो अभी जाके जो लिस्टिंग होगा वो बहुत ही एक बड़े स्केल की कंपनीज लिस्ट होगी, बहुत ही मजबूत कंपनीज लिस्ट होगी। जोमैटो तो हमने देख ही लिया है जो अभी सेंसेक्स में नहीं है, लेकिन 3-4 साल में जोमैटो जैसी कंपनी भी सेंसेक्स में आ सकती है। इसके अलावा नाइका, पॉलिसी बाजार, पेटीएम, बैदूस, ये सारी जो कंपनीज के अगर IPOs आए और अगर 3-4-5 साल में ये सारी कंपनीज अगर सेंसेक्स में प्रवेश करती है तो मेरा ऐसा मानना है कि सेंसेक्स का लेवल सेंसेक्स के कॉम्पोजिशन पे भी काफी निर्भर करेगा। एयर इंडिया के विनिवेश के बाद सरकार की नज़र 1,75,000 करोड़ के विनिवेश के लक्ष्य को हासिल करने पर है। इसके लिए सरकार का फोकस एक तो LIC के IPO पर रहेगा, लेकिन उसके अलावा 4 कंपनियों में विनिवेश पर भी सरकार की नज़र है। इस पर एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारी संवाददाता रुचि भाटिया। रुचि, सरकार विनिवेश के लक्ष्य को हासिल करना चाहती है, इसके लिए प्लान क्या है? निजीकरण के लिए ये काफ़ी अहम साल रहेगा। एयर इंडिया की प्राइवेटाइजेशन के बाद सूत्रों द्वारा हमें पता चल रहा है कि BPCL, शिपिंग कॉर्प, BEML और सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियां जिसमें ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस अभी चल रहा है वो अगले 6 महीने में सरकार इनकी बिड्स बुलाएगी। इसके अलावा एक बड़ा सरकार की तरफ से जो ऑफरिंग रहेगा वो LIC का IPO रहेगा, जिसमें सरकार एटलीस्ट 80,000 करोड़ रुपए रेस करने का सोच रही है, जो 4th क्वार्टर में मार्केट्स में आएगा। उसके अलावा जो हम जैसे हम बता रहे हैं कि 4 प्राइवेटाइजेशन कैंडिडेट्स और LIC सब मिला के अगर देखा जाए तो सरकार एक्सपेक्ट कर रही है और दीपम सेक्रेटरी काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि इस साल 1.75 लाख करोड़ रुपीस का जो टारगेट सेट किया गया है वो मीट कर पाए सरकार, जिसमें सरकार एक्सपेक्ट कर रही है कि अमूमन 80,000 करोड़ रुपए LIC के IPO से आएगा, 65 to 70,000 करोड़ रुपीस BPCL के प्राइवेटाइजेशन से आएगा, अराउंड 5,000 करोड़ रुपीस शिपिंग कॉर्पोरेशन के प्राइवेटाइजेशन से आएगा। उसके अलावा 2 से 3,000 करोड़ रुपए जो है वो BEML के प्राइवेटाइजेशन से आएंगे। तो ये साल सरकार के प्राइवेटाइजेशन के एंगल से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, जिसमें सरकार एक्सपेक्ट कर रही है कि जो 1.75 लाख करोड़ रुपीस का जो काफ़ी बड़ा टारगेट है उस पे इस साल सरकार
उतना पैसा मार्केट से रेज कर पाएगी, उतना पैसा प्राइवेटाइजेशन के थ्रू रेज कर पाएगी। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट और सेमिनल ईयर रहेगा सरकार के प्राइवेटाइजेशन को लेके। और शनिवार को देश के दिग्गज प्राइवेट बैंक HDFC बैंक के नतीजे आने वाले हैं। ये नतीजे कैसे रह सकते हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं पूजा त्रिपाठी। जी, अब HDFC बैंक के साथ देखिए बैंकिंग स्पेस के भी नतीजे आना शुरू हो जाएंगे और उसमें सबसे बड़ा बैंक, सबसे बड़े नतीजे दिग्गज बैंक HDFC बैंक अपने नतीजे घोषित करेगी। हमारा अनुमान है कि स्टेबल ग्रोथ ही रहेगी। जिस तरह के क्वार्टरली ग्रोथ हम देखते हुए आ रहे हैं, इस बार भी ऐसा कुछ सरप्राइज नहीं मिलेगा। NII में 11% की ग्रोथ का अनुमान है। मुनाफे में भी 17 से 20% की ग्रोथ इस बार देखने को मिल सकती है। मार्जिन स्टेबल रहेंगे 4.15% पर और ग्रॉस NPA और नेट NPA के आंकड़ों में कमी देखने को मिल सकती है। 1.4% के आसपास हम उम्मीद करें कि ग्रॉस NPA के आंकड़े रहेंगे। नेट NPA 1% के नीचे ही रहने को मिल सकते हैं। नजर रहेगी इस बार कमेंट्री पर कि रिटेल ग्रोथ को लेकर किस तरह के बयान आते हैं। वैसे तो हमने Q2 अपडेट देखा था, अच्छी ग्रोथ दिखी थी कंपनी के लोन्स एंड एडवांसेस में, लेकिन उसमें रिटेल पोर्टफोलियो का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। और इसके अलावा अब क्योंकि बैंक के ऊपर से जो बैन लगा था क्रेडिट कार्ड कारोबार को लेकर, अब वो हट चुका है और तेजी से हमने देखा HDFC बैंक ने इस तरफ फोकस भी अपना बढ़ाया था। तो क्रेडिट कार्ड सेगमेंट से किस तरह की ग्रोथ आई है और आगे के लिए क्या आउटलुक बैंक देती है, इन तमाम बातों पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन मोरलेस अगर बात करें तो HDFC बैंक से स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स की उम्मीद हम कर रहे हैं। पावर प्लांट्स को होने वाली कोयले की सप्लाई में अब सुधार होता दिख रहा है। कोयले की कमी से होने वाली बिजली कटौती भी अब तकरीबन आधी रह गई है, लेकिन सीमेंट, एल्यूमिनियम, स्टील जैसे नॉन पावर सेक्टर की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। ये इंडस्ट्रीज कोयले की कमी से जूझ रही हैं। सारा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। जी बिल्कुल, पिछले 3-4 दिन से अगर आप देखिए तो जो पावर सेक्टर है और जो पावर प्लांट्स हैं वहां पर कोल सप्लाई में तेजी दिख रही है और उसका असर भी दिखने लगा है। कल सरकार ने एक बयान जारी किया और ये कहा कि जो कोल की कमी की वजह से जो पावर शॉर्टेज हो रही थी, सप्लाई में कमी आ रही थी, वो लगभग आधी रह गई है 13 अक्टूबर तक। इसका मतलब यह है कि 12 अक्टूबर को जहां पर करीब 11,000 मेगावाट की बिजली की कमी थी, वहीं पर यह घटकर 6,000 मेगावाट रह गई। उसी तरीके से अगर आप कोल स्टॉक लेवल की बात करें पावर प्लांट्स पे, तो वो भी पिछले 2-3 दिन के मुकाबले अगर आप देखें तो उसमें काफी सुधार देखने को मिल रहा है। पिछले 7 दिन के मुकाबले, जहां पर पिछले 7 दिन पहले ये 115 पावर प्लांट में कोयले की कमी थी, अब ये घटकर 65 पावर प्लांट तक रह गया है, जहां पर 5 दिन से या 4 दिन से कम कोयला है। तो यहां पर सुधार देखने को मिल रही है और जाहिर तौर पे कोल स्टॉक लेवल में, कोल स्टॉक सप्लाई में, कोल सप्लाई में जो है वो तेजी आई है। लेकिन जो नॉन पावर प्लांट्स सेक्टर्स हैं, जैसे आप सीमेंट इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, स्टील इंडस्ट्री है, वहां पर दिक्कतें बढ़ रही हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं कि कोल मिनिस्ट्री ने कोल इंडिया को कहा था कि कोल जो नॉन पावर सेक्टर्स है वहां पर थोड़ा रेगुलेशन करने की जरूरत है। वो इसलिए क्योंकि इस वक्त जो है कंज्यूमर्स को सफिशिएंट सप्लाई किया जाए पावर का, और इसलिए पावर प्लांट्स को कोयले की ज्यादा जरूरत है। तो उसका असर दिखा है और इन इंडस्ट्री के पास जो कोयले का स्टॉक है वो घटकर 2 से 3 दिनों के आसपास रह गया है, जो कि आमतौर पर 15 दिन के आसपास रहता है। और खासकर अगर आप एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की बात कर लीजिए तो वहां तो कोयले की ज्यादा जरूरत होती है। करीब 40% के आसपास उनके टोटल कॉस्ट में कोयले का कंट्रीब्यूशन होता है और ये काफी पावर इंटेंसिव सेक्टर है, लिहाजा वहां पर ज्यादा मुश्किलें देखने को मिल रही है। तो पावर सेक्टर में जहां हम सुधार देख रहे हैं, नॉन पावर सेक्टर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन एक उम्मीद की किरण यह है कि अगले 10 से 15 दिनों के अंतराल में ही हम देखेंगे कि इस सेक्टर में भी सुधार देखने को मिल सकती है, क्योंकि कोल सप्लाई में तेजी आ रही है और खासकर जो डिमांड है और जो सप्लाई है उसके बीच में भी काफी कम गैप रह गया है। तो इन सेक्टर्स की भी मुश्किलें कम हो सकती हैं। बिल्कुल, कोयला सेक्टर से देश की मेटल कंपनियों के उत्पादन पर असर पड़ता दिख रहा है। कोयले की कमी से जूझती मेटल कंपनियां अपना उत्पादन घटा भी सकती हैं। जल्द प्लांट्स बंद होने तक की नौबत भी आ सकती है। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री ने कोल इंडिया को खत लिखकर तुरंत कोयला सप्लाई करने की मांग की है। मेटल कंपनियों की 75 से 80% कोयले की सप्लाई कोल इंडिया से होती है। उधर कोल इंडिया का पूरा फोकस पावर सेक्टर को कोयला सप्लाई करने पर है। इस मामले पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता पूजा त्रिपाठी।
जी, आज मेटल कंपनियों में शानदार तेजी देखने को मिली और उसकी वजह यह है कि मेटल कंपनियां अपने आउटपुट घटा सकती हैं और उसके पीछे भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। इसमें कोल शॉर्टेज जैसे कंपनियों के उत्पादन पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है और कोल इंडिया का फोकस अब पावर कंपनियों पर ज़्यादा है नॉन पावर कंपनियों की बजाय। तो आने वाले समय में कोल इंडिया पावर कंपनियों को जो सप्लाई करती है वो और बढ़ जाएगी और काफ़ी जगह पर ये भी हुआ है कि जैसे कोल इंडिया की जो सदर्न ईस्टर्न कोल फील्ड है उसने नॉन पावर को सप्लाई पर रोक लगा दी है और ई ऑक्शन पर भी रोक लगा दी है नॉन पावर कंपनियों के लिए। तो इससे एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज को काफ़ी ज़्यादा झटका पड़ सकता है। इनका जो करीब 1.5 लाख करोड़ का निवेश का प्लान था वो खतरे में यहाँ पर आ सकता है और काफ़ी सारी जगह पर प्लांट्स में ऑपरेशन भी बंद हो सकते हैं। तो अब इससे ये माना जा रहा है कि शॉर्टेज से जो दाम है मेटल कंपनियों के लिए वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। अभी इसमें बात कर रहे थे हिंदुस्तान जिंक की, जिसमें कि आज काफ़ी ज़्यादा तेज़ी भी देखने को मिली थी। वजह यही थी कि आगे वाले समय में कंपनियों के लिए दाम बढ़ सकते हैं और जब ये सिचुएशन नॉर्मल होगी तो कंपनियां का प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा प्लस प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। तो इसके चलते हिंदुस्तान जिंक को फ़ायदा यहाँ पर मिलने की बात की जा रही है। और आपको बता दें कि जिंक और सिल्वर का उत्पादन करने में ये देश ही की नहीं दुनिया की बड़ी कंपनियों में से एक है। तो इस वजह से हिंदुस्तान जिंक फोकस में था। इसके अलावा एनएलसी इंडिया पर भी फोकस था आज, क्योंकि अब कोल इंडिया के जो कदम उठा रही है तो पावर शॉर्टेज को एड्रेस करने के लिए एनएलसी इंडिया भी कोल आउटपुट 4 मिलियन टन से बढ़ाकर 20 मिलियन टन यानी कि करीब 5 गुना बढ़ाने की योजना एनएलसी इंडिया कर रही है। तो इस खबर के चलते एनएलसी इंडिया पर भी फोकस था और ये जो दाम बढ़ने की बात की जा रही है इसके चलते हिंदुस्तान जिंक को तो फायदा होगा ही, लेकिन जो बाकी मेटल कंपनियां हैं जैसे कि नैल्को, वेदांता, जिंदाल स्टील, सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील, इन सभी कंपनियों को भी फायदा होने की बात की जा रही है। नैल्को क्योंकि एल्युमिनियम बनाने वाली बड़ी कंपनियों में से एक है तो नैल्को को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होने की बात की जा रही है ये जो दाम बढ़ेंगे उसके चक्कर में। तो शॉर्ट टर्म कुछ यहाँ पर असर देखने को मिल सकता है इन कंपनियों को, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर बात करें तो इन कंपनियों को फायदा होने की बात की जा रही है। अब बात कर लेते हैं एफएमसीजी सेक्टर की। एचयूएल ने फिर से अपने कुछ प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा दिए हैं। कितनी हुई है बढ़ोतरी और आगे क्या बाकी एफएमसीजी कंपनियां भी दाम बढ़ा सकती हैं, बताने के लिए हमारी सहयोगी कृतिका जुड़ रही हैं। एफएमसीजी सेक्टर की बड़ी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने कुछ प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा दिए हैं अक्टूबर में, जैसे कि सर्फ एक्सेल इजी वॉश और पियर्स। और हमारे डीलर्स के मुताबिक ये जो प्राइस इंक्रीज हुआ है ये 1.6 to 9% की रेंज में है। जैसे कि हाफ अ केजी ऑफ सर्फ एक्सेल पैक जो सितंबर में 62 रुपीज़ का था वो अब 64 रुपीज़ का है, या 3 kg ऑफ सर्फ एक्सेल पैक जो पहले 315 का था वो अब 330 रुपीज़ का है। और पियर्स का बंडल पैक जो पहले 176 रुपीज़ का था वो 192 रुपीज़ का आ रहा है। तो यानी कि अगर हम देखें ये जो प्राइस इंक्रीज हुआ है ये प्रीमियम कैटेगरी में हुआ है, जहाँ पे कस्टमर्स ज़्यादा उस पोजीशन में होते हैं कि कॉस्ट एस्केलेशन को झेल पाएँ, उसको ले पाएँ। अब एचयूएल ने अपने जो प्राइसेस बढ़ाए हैं ये कुछ ऐसी चीज़ है, ये ऐसा मूव है जो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट्स में है कि एफएमसीजी कंपनीज़ को इनपुट कॉस्ट बढ़ गया है उनका, जैसे कि ऑयल के दाम बढ़ गए हैं जिसकी वजह से उनको फ्रेट ज़्यादा देना पड़ता है, या फिर उनको लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट उनकी बढ़ जाती है, या पाम ऑयल प्राइसेस जो कि एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है इनके प्रोडक्ट्स में उसके प्राइसेस बढ़ गए हैं, उनका पैकेजिंग मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया है। तो एनालिस्ट के मुताबिक अगर ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर कंटिन्यू रहा आगे इस क्वार्टर में, अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर में, तो और कंपनीज जैसे कि नेस्ले, मैरिको, डाबर ये भी अपने प्राइसेस बढ़ाएंगी। इस तरीके से बढ़ाएंगी कि डिमांड भी ज़्यादा हैम्पर ना हो और उनका प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन रहे। बड़ी खबर अब रेलवे सेक्टर से जुड़ी हुई है। वंदे भारत ट्रेनों की टेंडर्स प्रक्रिया में सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं। प्राइवेट कंपनियों का कहना है कि वंदे भारत की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे रखी जाए, जबकि अभी इसकी रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटे तय की गई है। 15 अगस्त को लाल किले से पीएम मोदी ने 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेन चलाने का संकल्प लिया था। उसी को पूरा करने के लिए ये टेंडर जारी किए गए हैं। 21 सितंबर को बोली लगाने वाले बिडर्स ने टेंडर्स में बदलाव करने का प्रस्ताव किया था, जिसे रेलवे ने मंजूरी दे दी है। आपको बता दें, एल्स्टम, मेधा, सीमेंट्स, भेल, टीटागढ़ वैगन, सीएएफ, क्रॉम्पटन ग्रीव्स और क्यूमिंस इंडिया और ईएलजीआई ने वंदे भारत प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाई है। इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं समीर दीक्षित। समीर, वंदे भारत प्रोजेक्ट के लिए कितना गेम चेंजर साबित हो सकता है जो चेंज है?
जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर जुड़ी हुई है रेलवे सेक्टर से और बात हम कर रहे हैं वंदे भारत ट्रेन की। सरकार वंदे भारत आधुनिक ट्रेन बनाने को इस पर जोर दे रही है और इसको लेकर के एक लक्ष्य लेकर के चल रही है कि अगले 75 हफ्तों में देश में 75 नई वंदे भारत ट्रेन बनकर के तैयार हो जाएं और इसको लेकर के बाकायदा टेंडर भी जारी किए गए हैं। साल के शुरुआत में 44 वंदे भारत ट्रेन बनाने को लेकर के टेंडर जारी किए गए थे और हाल में 58 नई वंदे भारत ट्रेन बनाने को लेकर के टेंडर जारी किए गए थे। कुल मिलाकर के सरकार यूं देख रही है कि साल 2024 तक 102 वंदे भारत ट्रेन पटरियों पर दौड़नी शुरू हो जाएंगी। लेकिन जो 58 वंदे भारत ट्रेन बनाने को लेकर के सरकार कदम बढ़ा रही है, टेंडर जारी किया है, उसको लेकर के जो पहली प्रीबिड मीटिंग हुई उसमें प्राइवेट प्लेयर करीब 12 प्राइवेट प्लेयर शामिल हुए और उन्होंने मौजूदा नियमों में बदलाव को लेकर के बात रेल मंत्रालय के सामने रखी है। जो बड़े प्राइवेट प्लेयर दिलचस्पी जता रहे हैं उसमें क्रॉम्पटन ग्रीव्स, टीटागढ़ वैगन, एल्स्टॉम सीमेंस जैसे बड़े नाम शामिल हैं। उनकी मांग यही है कि जो मौजूदा नियम है उसमें कुछ बदलाव किए जाएं। पहली बड़ी मांग यह है कि जो स्पीड लिमिट है, मौजूदा स्पीड लिमिट ट्रेन सेट को लेकर के 130 kmph की है, 130 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको बढ़ा करके 160 किलोमीटर प्रति घंटा करने की बात कही जा रही है। दूसरी बात यह है कि जो प्रोडक्शन टारगेट इस वक्त रेलवे लेकर के चल रही है वो काफी ऊंचा है, वो काफी बड़ा लक्ष्य है और प्राइवेट प्लेयर चाहते हैं कि इसमें सरकार एक लचीला रुख अपनाए या फिर डेडलाइन जो है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करे ताकि प्राइवेट प्लेयर भी अपनी नई टेक्नोलॉजी के साथ में, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के साथ में वो प्रोडक्शन टारगेट पूरा कर पाए। तो प्रोडक्शन टारगेट को लेकर के प्राइवेट प्लेयर की मांग है कि इसमें कुछ लचीला रुख अपनाया जाए। तीसरी बात यह है कि उनकी मांग है प्राइवेट प्लेयर की कि जो निवेश है वो लॉन्ग टर्म हो, जो कॉन्ट्रैक्ट हो वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो ताकि उनका निवेश भी सुरक्षित बना रहे। तो इस तरीके से प्राइवेट प्लेयर चाहते हैं कि वंदे भारत ट्रेन एक काफी बेहतर और बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें मेक इन इंडिया को भी काफी बल मिलेगा। इस प्रोजेक्ट में प्राइवेट प्लेयर आना चाहते हैं लेकिन नियमों में कुछ बदलाव देख रहे हैं जिसको लेकर के बात रेल मंत्रालय के सामने रख दी गई है। माना यह जा रहा है कि इस पर स्पष्टीकरण रेल मंत्रालय की तरफ से अगले 3 से 4 दिनों में दिया जा सकेगा और उसके बाद प्राइवेट प्लेयर की तरफ से भी इस 58 नए वंदे भारत ट्रेन को लेकर के कई नाम आगे आते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। अब बात रियल एस्टेट सेक्टर की। मुंबई का रियल एस्टेट मार्केट कोरोना काल की मंदी से उबर रहा है। त्योहारों के मौसम में रियल एस्टेट मार्केट में रौनक दिख रही है। इस बार घरों की बम्पर सेल हो रही है। इस साल 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच ही 2494 घरों की बिक्री हुई है। इस बारे में और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं ईटी नाउ की संवाददाता खुशबू तिवारी। त्योहारी सीजन इस बार ढेर सारी खुशियां लेकर आया है, खास तौर पर रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए। अगर आंकड़ों को देखें, नाइट फ्रैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि जब से नवरात्रि शुरू हुई है यानी 7 अक्टूबर से अब तक मुंबई में रोजाना 350 से ज़्यादा घरों की रजिस्ट्रेशन हो रही है। अब इसी दौरान अगर ओवरऑल देखें कि अब तक कितनी बिक्री हुई है तो 2500 से ज़्यादा घर बिके जा चुके हैं और इनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यानी जो ये रोजाना के बिक्री के आंकड़े हैं ये अगस्त और सितंबर दोनों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा है कि जो अगस्त और सितंबर में बिक्री देखने को मिली थी वो भी 2018 और 2019 में इन महीनों में जो बिक्री हुई थी उससे कहीं ज़्यादा थी। यानी इकोनॉमी में ये रिवाइवल के संकेत ज़रूर देखे जा सकते हैं। त्योहारी सीजन में डिमांड बढ़ी हुई है और क्योंकि इससे पहले जो 21 सितंबर और 6 अक्टूबर के बीच में श्राद्ध का हिस्सा था उसमें डिमांड थोड़ी सुस्त थी, लेकिन अब ये पिकअप होती हुई दिख रही है और अक्टूबर में अभी आधा महीना बीता भी नहीं है और तभी काफ़ी अच्छी बिक्री देखने को मिल चुकी है। आइए बात करते हैं नवरात्रि की। आज पूरे देश भर में महानवमी की रौनक दिख रही है। नवमी को माता के महागौरी रूप की पूजा होती है। मंदिरों और पंडालों में भक्त मां दुर्गा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कोरोना एहतियात बरतते हुए पंडालों में दर्शन हो रहे हैं। आइए हम आपको नवरात्रि की 4 झलक दिखाते हैं। यूपी में अयोध्या, उड़ीसा के पुरी का नज़ारा मन मोहने वाला है। वहीं वडोदरा और दिल्ली के छतरपुर मंदिर में नवरात्रि की धूम खूब नजर आ रही है। अगर आप नवरात्रि की बात करें तो यहाँ पे अगर दुर्गा पूजा की बात हो रही हो और पश्चिम बंगाल का जिक्र ना हो, ये भी मुमकिन नहीं है। लेकिन पूरे देश में जो नवमी की पूजा होती है उसको धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि इस बार जो सिचुएशन है वो थोड़ी अलग है। इस बार कोरोना काल है तो कई जगहों पे अगर आप देखेंगे तो एहतियात भी बरते गए हैं। लेकिन कोरोना काल के एहतियात के बावजूद जो भक्त हैं वो माँ के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। और आप देखेंगे पूरे देश में और देश के हर कोने में आपको आज ये धूम दिखेगी। लेकिन जैसे कहा जा रहा है कि सेफ्टी के साथ ये सब कुछ हो रहा है। जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स हैं उनका पूरा का पूरा पालन किया जा रहा है। साथ में जो मास्किंग है वो करी जा रही है और टेम्परेचर चेक्स भी लगभग हर पंडाल में आपको दिखेंगे।
लेकिन बात अब कर लेते हैं आगे आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा नज़ारे इसके मिलते हैं। दिल्ली में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, बल्कि केवल दिल्ली नहीं, अगर आप झारखंड में देखें तो रांची में भी काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है ये पूरा त्यौहार। तो पूरे देश में इसकी पूरी धूमधाम से पूजा हो रही है। कल दशहरा है और उससे पहले आज ये नवमी का त्यौहार पूरे देश में मनाया जा रहा है। अब दुर्गा पूजा हो और पश्चिम बंगाल की बात ना हो, ये तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि बंगाल में नवरात्रि का यह त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। पंडालों की सजावट और मूर्तियां देखने लायक होती हैं। तो आइए हम आपको कलकत्ता की नवरात्रि के रंग दिखाते हैं। हमारे संवाददाता तमाल साहा एक पंडाल पहुंचे और उन्हें लोगों से बात करी। बहुत बहुत नमस्कार। पूजा कैसा चल रहा है और ये जो हवन है, हवन का तो एक बहुत इम्पोर्टेंस है, लेकिन इस हवन में क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या समर्पण करेंगे? अगर एक चीज़ आपको समर्पण करने का मौका। मैं तो हिंदी नहीं अच्छा नहीं आता है, लेकिन हम बेंगली में ही बोलूँगे। तो आज के আমাদের নবমীর হোম পূর্ণাহুতি পুজো শেষ হচ্ছে। আমরা মায়ের কাছে এই হোমের মাধ্যমেই সমস্ত অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটাতে চাইছি এবং শুভ শক্তির আগমন চাইছি। মায়ের কাছে এই আমাদের শেষ প্রার্থনা নবমীর হোমে। कोई चीज़ ख़त्म नहीं होता है, फिर से शुरू होता है। मैम, ये जो हवन है, इस हवन में अगर एक चीज़, ये जो आग है, एक चीज़ आप लोग समर्पण करना चाहेंगे, क्या देंगे? कोविड को बस इसको जाना चाहिए, फिर नॉर्मल लाइफ आना चाहिए, यही हम मांगते हैं और कुछ नहीं है। पूजा कैसा रहा? पूजा बहुत ही अच्छा रहा इस टाइम, क्योंकि पहले बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन था, इस टाइम रेस्ट्रिक्शन, ऑफ कोर्स हम लोग सब कोविड इंस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल मान के ही सब काम किए हैं, लेकिन तो हमारा पूजा तो ठीक रहा। जैसे हम पूजा अपना पैंडल छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं, यहीं रहते, हमारा पूजा बहुत मज़ेदार था। लोग और लोग की भावनाएं अलग अलग है। मैम, आप क्या देना चाहेंगे इस हवन में, इस आग में? अगर एक चीज़ देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे? पहले तो कोविड को जाना चाहिए, और दूसरा है जो हम लोग के अंदर का जो अहंकार है ना, उसको यही कोई आहुति देना चाहेंगे इस अग्नि में, ताकि हम लोग का जो अगला एक साल है वो अच्छे से जाए, वो सबका अच्छा जाए। स्वदेश खबर में अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए ET Now स्वदेश।